हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं होम एंड अब्रॉड। ये क्या है होम एंड अब्रॉड का मतलब? यहाँ पर ये पूरा का पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया एडिटोरियल है। और भारत का परिप्रेक्ष्य किसके थ्रू? G7 समिट आपने हाल ही में सुना होगा। G7 समिट हुई थी जर्मनी के अंदर, जिसमें भारत को एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि भारत उसका परमानेंट मेंबर तो है नहीं। तो भारत के लिए एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया और वहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वहाँ पर गए। और वहाँ पर क्या क्या डिस्कशन हुआ और उसके क्या मायने हैं भारत के लिए, वर्ल्ड के लिए क्या मायने हैं, और यूएस क्या चाहता था, इन सभी चीज़ों पर हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को बगैर देर करते हुए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF दे देता हूँ। साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होम एंड अब्रॉड को। PM मोदी G7 कमिटमेंट ऑन द प्रोटेक्टिंग फ्रीडम बिल फेस स्क्रूटनी इन इंडिया। तो यहाँ पर PM मोदी का G7 समिट के जो कमिटमेंट है और उसमें भी अपनी जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट करना, इन सभी चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की एक प्रकार से स्क्रूटनी है कि इंडिया आखिरकार इन सब चीज़ों का जो निर्णय है, इंडिया के जो निर्णय है कि भाई बैलेंस रखना, वेस्ट को भी साधना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यूक्रेन यूक्रेन की भी इंडिया मदद कर रहा है, दूसरी तरफ रसिया की आलोचना भी नहीं कर रहा है और रसिया से तेल भी परचेज कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का बैलेंस करना कि एक तरफ आप यूएस को भी हाथ में लिए हो, दूसरी तरफ आप रसिया को भी हाथ में लिए हो, इन सभी चीज़ों का जो बैलेंस्ड नेचर है वर्तमान में इंडिया का, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं चुनौती, एक प्रकार से कहना चाहिए कठिन परीक्षा फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाले समय में। जियोपॉलिटिकल ट्रम्प इकोनॉमिक एट द एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री एज अ G7 इज नॉन द जर्मन resort of the Scoles Elmo, a summit Prime Minister Narendra Modi attend along with other special invitee from the Argentina, Indonesia, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। तो क्या हुआ? G7 का समिट हुआ। कहाँ पर समिट हुआ? जर्मनी के अंदर समिट हुआ। और ये समिट क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज समिट है। एक ऐसी G7 कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जिनका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, ऐसे देश वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उसमें परमानेंट मेंबर तो नहीं है इंडिया, लेकिन उसे एक इन्वाइटी के तौर पर इनवाइट किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया गया था। साथ ही साथ G7 मेंबर परमानेंट तो थे ही, साथ ही साथ इन एक्स्ट्रा मेंबर को भी इनवाइट किया गया था। While the G7 country did have some economic initiative on their agenda, including the launch of $600 billion US-led partnership for the global infrastructure and investment, commitment on the fighting climate change, funding renewable energy changes, mitigating inflation and managing the continued global crisis over the COVID-19 pandemic। तो यहाँ पर US इन सभी समिट में आखिरकार क्या हुआ? G7 कंट्री ने कुछ इनिशिएटिव लागू किए इस पर्टिकुलर G7 समिट में। और क्या कहा उनने? मतलब एक फंड बनाने की कोशिश की। वो फंड को जो लीडर है या जो आगे ले जाएगा, या जो कहना चाहिए फंड को ऑर्गेनाइज़र है, वो उसका प्रमुख कौन रहेगा? US रहेगा। तो उसमें मुख्यतः किस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई कि भाई हमें आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से निपटना है। और आपको मालूम होगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो क्रूड ऑयल या जीवाश्म ईंधन है या पेट्रोल डीजल है, उसका यूज़ कम करना पड़ेगा। अब अगर आप उसका यूज़ कम करते हो, आप किसी भी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए क्या होती है? बहुत महंगी पड़ती है। जब वो महंगी पड़ेगी तो आपका प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा। जब आपका प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा तो आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट जो आपको सस्ते दामों में मिल रहे हैं वो आपको महंगे दामों में मिलेंगे। तो जितने भी विकासशील है, जिसमें भारत भी शामिल है, विकासशील देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उनका ये कहना था कि भैया हम इतनी महंगी एनर्जी अभी एकदम से तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते। इतनी महंगी एनर्जी को स्वीकार करने के लिए हमें समय लगेगा, ना तो हमारे पास पैसा है ना कुछ। तो आप हमें मदद करो, कुछ पैसा दो, तब हम कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग तो विकसित देश हो।
तो आप इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, कितनी भी महंगी एनर्जी को अफोर्ड कर लोगे, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। और भी जो विकासशील देश अभी इस समिट में आए उनका भी यही कहना था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने क्या किए, एजेंडा पेश किए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड महंगाई हुआ या आर्थिक तंगी फेस कर रहा है, उन सब चीज़ों से उबरने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू ग्लोबल क्राइसिस ओवर द कोविड-19 पेंडेमिक, इट वॉज क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द डेलिब्रेशन टुक एम द ट्विन चैलेंज सीन फ्रॉम रसिया एंड चाइना। तो इन सभी जो चीज़ों के बारे में जो डिस्कस किया गया, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर या इन सभी चीज़ों के बारे में जो डिस्कस किया गया, उसमें मुख्यतः केंद्र बिंदु कौन थे कि भाई हमें रसिया और चाइना के अगेंस्ट चाइना को एक चुनौती के तौर पर देखना है, या कहना चाहिए जो एम बनाए गए वो रसिया और चाइना के हितों को अफेक्ट करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना पूरा डोमिनेट कर रहा है, सस्ते से सस्ती चीज़ें बना रहा है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड पर हर जगह आपको चाइनीज़ माल मिल जाएगा। और यही काम रसिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के अंदर, कि वो किसी के सामने झुक नहीं रहा, और किसी की दम भी नहीं हो रही कि वो रसिया से डायरेक्ट मुकाबला कर पाए। तो रसिया और चाइना को टारगेट करते हुए कुछ एजेंडा यहाँ पर बनाए गए। द 28 पेज कम्युनिको अल्टरनेटिव बिटवीन द आउटलाइनिंग द चैलेंज टू इंटरनेशनल ऑर्डर दैट emanate from the Moscow war in Ukraine and the Beijing expensive maritime claim, right violation and unsustainable debt creation in the lower income countries। तो यहाँ पर मुख्यतः मॉस्को को क्यों थ्रेट की तरह लिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें रसिया यूएस की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, और यूक्रेन, या एक प्रकार से ये कहें कि ये जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं रसिया और अमेरिका लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो बेचारा बीच में फंस के उसकी बैंड बेवजह में बच गई। मतलब यूक्रेन की धरती का उपयोग हो रहा है और रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। ना रसिया को लॉस हो रहा है, रसिया को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन वो अंतोगत्वा वो क्या कर लेगा, उस चीज़ को कवर कर लेगा कुछ आगे आने वाले समय में। तो ये पूरी की पूरी बात है। और दूसरा, अगर चाइना की बात करें तो चाइना वो साउथ चाइना सी में जो क्लेम है वो क्या करता है कि भैया पूरा साउथ चाइना सी उसका है, पूरा वो इसका है। तो उससे चाइना चुनौती बना हुआ है पूरे के वर्ल्ड के सामने, या स्पष्ट रूप से कहें कि G7 कंट्री के सामने। और दूसरा, रसिया क्यों चैलेंज बनाया है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फूड सिक्योरिटी, साथ ही साथ G7 कंट्री इशू सेपरेट स्टेटमेंट ऑन सपोर्ट फॉर यूक्रेन फूड सिक्योरिटी एंड द क्लाइमेट क्लब। यहाँ पर साथ ही साथ G7 कंट्री ने ये भी कहा कि भैया जो यूक्रेन के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे यूक्रेन के अंदर फूड सिक्योरिटी की दिक्कत ना आए, या फूड की दिक्कत ना आए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूक्रेन को यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट मतलब जो ब्रेड है वो आटे से बनती है, और आटा सबसे ज़्यादा गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादन होता था? यूक्रेन के अंदर होता था। तो यूक्रेन के अंदर उत्पादित गेहूँ सबसे ज़्यादा यूरोप में जाता था। तो इसके कारण अब लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है, वॉर चल रही है, तो वहाँ पर उत्पादन कम होगा तो पूरे को पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ यूक्रेन में भी देखने को मिलेगी। तो इनका ये कहना था कि भाई हम फूड सिक्योरिटी और जो क्लाइमेट क्लब है ये सब हम मिलकर यूक्रेन की मदद करेंगे। इन एडिशन G7 एंड द स्पेशल इन्वाइटी पार्टनर कंट्री issue a statement on regional democracy committing to free and fair election, protecting the freedom of expression and gender empowerment। साथ ही साथ जो पार्टनर G7 के जो स्पेशल इन्वाइटी थे और जो भी पार्टनर कंट्रीज थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया। उसमें ये कहा कि हम जो लचीला लोकतंत्र है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक देशों में जिसमें भारत भी शामिल है वो एक पारदर्शी तरीके से होंगे। साथ ही साथ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी हम ख्याल रखेंगे, और जेंडर एम्पावरमेंट को भी जोड़ देंगे। द मैसेज फॉर रसिया एंड चाइना वाज मेड इवन मोर पॉइंटेड एट द सबसीक्वेंट नाटो समिट इन मैड्रिड, वेयर द US ट्रांसअटलांटिक एली इन्वाइटेड द US ट्रांस पैसिफिक एली टू डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंज। तो यहाँ पर जो होगा सो होगा। अब इसी के बाद नाटो की भी एक बैठक होने वाली है, उसमें भी रसिया और चाइना को एक चैलेंज की तरह देखा जाएगा, और जो भी स्टेटमेंट इशू किए जाएंगे वो इन दोनों ही कंट्री को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। गिवन द टारगेट नेचर ऑफ द G7 आउटकम, इंडिया हैज़ इट्स वर्क कट आउट द बैलेंसिंग पावर।
तो यहाँ पर भले ही G7 कंट्री जो कि परमानेंट मेंबर है उन्होंने एक टारगेट बना के रखा चाइना और रसिया को, लेकिन जो इंडिया का रुख है वो बड़ा ही बैलेंसिंग था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड इट क्लियर दैट इट इज़ डेवलपिंग वर्ल्ड, it is the developing world that need to most support, including the wealth and knock-on effect on the Russia Ukraine conflict। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग टू वेदर द नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैलेंसिंग रुख अपनाते हुए ये कहा कि भैया इंडिया एक विकासशील राष्ट्र है और इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों सपोर्ट की ज़रूरत है? क्योंकि एक तो कोविड-19 का इफेक्ट हुआ, फिर अभी रसिया और यूक्रेन का जो इफेक्ट है वो नो डाउट यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा ही, भले ही चाहे युद्ध वहाँ हो रहा हो, महंगाई के रूप में, कई मामलों के रूप में यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों में भारत मदद चाहता है। द गवर्नमेंट sought to distance itself from PGII pitch as the G7 counterpart of China Belt and Road Initiative and made it evident that India had only signed on the just energy transition and not the many statement। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी एकदम स्पष्ट आलोचना करने से वहाँ पर खुद को बचाव रखा। साथ ही साथ एविडेंट दैट इंडिया हैड ओनली साइंड ऑन द टू स्टेटमेंट, और इंडिया ने सिर्फ रेजिलिएंट एंड डेमोक्रेटिक जो नचीली लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका जो स्टेटमेंट है और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है उसी मुद्दे को एक प्रकार से उस पर साइन किया है स्पष्ट रूप से, और बाकी जो स्टेटमेंट है उन सभी से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद को क्या कर लिया, अलग थलग कर लिया। एंड नॉट द मैनी स्टेटमेंट कास्टिगेटिंग रसिया इन मच लाइक द मिस्टर मोदी हैड एट अर्लियर ब्रिक्स समिट, स्टे अवे फ्रॉम प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट जी स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द बेस्ट। और इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना तो स्पष्ट मतलब जो एक कठोर शब्दों में निंदा की जाती है वो निंदा ना तो चीन के राष्ट्रपति की ना रसिया के राष्ट्रपति की। ऑन द ग्लोबल स्टेज द G7 आउटकम मीन न्यू दिल्ली विल हैव टू कंटिन्यू टू वॉक अ टाइट रोप बिटवीन द these two blocks that are growing more polarized and इनिमिकल टूवर्ड द ईच अदर। तो यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत मतलब कहना चाहिए इतना बैलेंस पावर, मतलब समझ रहे हो आप कि दोनों तरफ इतना तनाव है। यहाँ पर अगर आप चीन और रसिया का साथ देते हो तो वहाँ यूएस गुस्सा हो जाएगा, यूएस का साथ देते हो तो ये दोनों गुस्सा हो जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों का एक होना भारत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि रसिया बहुत पुराना पार्टनर है। तो इन सभी चीज़ों को, रसिया भरोसेमंद पार्टनर है, तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करना भारत के लिए एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे एक रस्सी है जिसमें बहुत तनाव आ गया हो या बहुत खिंचाव आ गया हो। तो इन दोनों ब्लॉक के बीच इंडिया बैलेंस कर रहा है और ये ब्लॉक धीरे धीरे बहुत ही पोलराइज्ड होते जा रहे हैं और एक दूसरे के बहुत ही विरोधी होते जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया कैसे ग्लोबल स्टेज पर इन दोनों के बीच में बैलेंस कर रहा है और कैसे करता रहेगा, और अगर करता रहेगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये चीज़ें देखने वाली बात है। ऑन द इंडियन स्टेज मिस्टर मोदी G7 कमिटमेंट विल बी स्क्रूटनीज फॉर हिज pronouncement on democracy and his written assurance that his government will protect the civic society, freedom expression and through conscience religion on belief which are facing challenge within the country। तो यहाँ पर इंडिया का उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जिसमें उसने ये कहा कि हम लचीली लोकतांत्रिक व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देंगे, उन सभी चीज़ों का जो स्टेटमेंट साइन करना है ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की अग्नि परीक्षा हो गई, या इन पैमानों पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भविष्य में तोला जाएगा। क्यों तोला जाएगा? क्योंकि आप वर्तमान परिदृश्य को, अगर भारत के परिदृश्य को देखें तो थोड़ा कहीं कुछ मायनों में भले ही 5% या 10% हो, लेकिन कुछ मायनों में अभी चुनौती फेस कर रहा है। जो सामंजस्य बना हुआ था उसमें, जो रिलीजन को लेकर, जो बिलीफ सिस्टम को लेकर जो सामंजस्य बना हुआ था उसमें चैलेंज फेस कर रहा है। तो ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वहाँ कमिटमेंट करके आए हैं वहाँ किए हुए कमिटमेंट को यहाँ कितने हद तक प्रोटेक्ट कर पाते हैं और कितने हद तक उसको आगे ले जा पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द today's editorial. Thank you for this editorial.